दोस्तों, रिलायंस पावर की बात तो स्टॉक के अंदर आज फिर से 5% का लोअर सर्किट लग गया। अब आप देख ही सकते हो कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जो लोग ऊपर के लेवल में फँस गए। और यही हालत रिलायंस इंफ्रा की भी है, वहाँ पर भी लगातार लोअर सर्किट लग रहे। और इसके पीछे है सारे पुराने मामले, जिसमें अनिल अंबानी इस समय पूरी तरह से उलझे हुए। और यहाँ पे आज उनको दिल्ली तलब किया था समन भेज के, और इस वजह से देखें तो ये माहौल बिगड़ गया है। तो पूरी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और कितना नुकसान इन कंपनियों को होगा उसकी वजह से। तो सारा का सारा मामला खबरों का है, कंपनी के कारोबार पे इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं बहुत पुराने हैं और दूसरी कंपनियों से रिलेटेड है, लेकिन असर हो रहा है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पे। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या गिरावट थमेगी या फिर और भी गिरावट बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 45.20 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 5% का लोअर सर्किट लगा। बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा है, और आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 76 तक चला गया था वो आज की तारीख में 45 पे आ गया है। तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग इसमें ऊपर के लेवल में एंट्री मार के फंस गए, क्योंकि लगातार दौड़ रहा था। और रिटेल इन्वेस्टर ऐसे में करते हैं तो वहाँ पे देखो नुकसान कर ही जाते हैं, क्योंकि बड़े फंड हाउस जल्दी से इसमें मौका देकर निकल जाते हैं। यही हालत रिलायंस इंफ्रा की भी है। 281 पर स्टॉक फिर से आ गया। जो स्टॉक 300 को पार करके बहुत ऊपर चला गया था वो अब लगातार नीचे आ रहा है। 5% का लोअर सर्किट लगा, और बाजार खुलते ही यहाँ पर भी सीधा लोअर सर्किट लगा, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। अब रिलायंस पावर की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि 27% गिर चुका है। यानी आप देख सकते हो कि बहुत भारी नुकसान किया स्टॉक ने। जिस तेज़ी से बढ़ा था उतनी रफ्तार से नीचे आ गया, लगातार लोअर सर्किट की वजह से। लेकिन पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखो तो अभी फिलहाल 16% का यहाँ पे जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है। तो अभी फिलहाल 3 महीने जिसका निवेश किया उसको नुकसान ही हो रहा है, लेकिन महीने भर में निवेश करने वालों को नुकसान हुआ है। 1 ईयर का यहाँ पे रिटर्न 45% है, जबकि 3 ईयर की बात करें इसने 261% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और 5 ईयर में तो 1279% का मल्टी बैग रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास था। लेकिन अब जो रिसेंटली जिसने निवेश किया वो नुकसान में आ गए। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, आज अनिल अंबानी दिल्ली पहुंचे ईडी के संबंध पर। तो 17,000 करोड़ के कथित बैंक लोन घोटाले को लेकर अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। आज दिल्ली में देख लो कि प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी के सामने वो पेश हुए। ये पूरा जो मामला है, उनकी जो कंपनियां पुरानी रिलायंस होम फाइनेंस RHFL और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस यानी RCFL और रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस आरकॉम से जुड़ा हुआ मामला है, जिन पर भारी भरकम बैंक लोन और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई है। आप देख सकते हो इनके ऊपर बैंकरप्सी की कार्रवाई चल रही है, और ये पूरा मामला पुराना है, लेकिन अब वो फिर से एक नए अवतार में सामने आ चुका अनिल अंबानी के। तो ईडी की ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत हो रही है, और इसमें करीब 20 सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की बैंक शामिल है, जिनके लोन की यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक RHFL पर 5,901 करोड़, RCFL पर 8,226 करोड़ और रिलायंस कम्युनिकेशन पर 4,105 करोड़ का बकाया रकम बाकी है। तो अनिल अंबानी से जुड़े बैंक लोन के घोटाले में अब जांच का जो दायरा और बड़ा हो गया है। सिर्फ रिलायंस ग्रुप की कंपनियां ही नहीं, बल्कि अब जिन बैंकों ने इन कंपनियों को लोन दिया था उनके बड़े अधिकारियों की भी पूछताछ की जा रही है। उनको बुलाया जा सकता है ईडी के द्वारा। ईडी आने वाले समय में यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बड़े बैंक के अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। ईडी ये जानना चाहता है कि जब कंपनियों ने लोन नहीं चुकाया तो बैंकों ने क्या कोई कड़ी कार्रवाई की है, क्या उन्होंने किसी एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। ओडिशा की कंपनी बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी के लिए 68 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी तैयार करवाई थी। अनिल अंबानी को जो समन भेजा गया है
वो भी हाल में ही हुई बड़ी छापेमारी के बाद आया। 24 जुलाई को ईडी ने मुंबई में उनकी 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिनमें रिलायंस ग्रुप के कई अधिकारी भी शामिल हैं। तो ईडी ने दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में बताया कि जांच अधिकारी ने अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर यह माना है कि बिस्वाल मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने बिस्वाल को 6 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। तो ये पूरा जो मामला 17,000 करोड़ के एक बड़े बैंक लोन घोटाले से जुड़ा हुआ है। रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों के नाम सामने आए हैं। अब इनमें एक नई परत जुड़ गई है। एक फर्जी बैंक गारंटी के जरिए पैसे का लेने का आरोप लगा है। ईडी के मुताबिक ओडिशा की एक छोटी कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड ने रिलायंस न्यू बेस लिमिटेड के पेरेंट कंपनी रिलायंस पावर से 5.40 करोड़ रुपए लिए। यह रकम एक टेंडर में हिस्सा लेने के लिए बनाई गई नकली बैंक गारंटी के बाद मिली थी, जिसमें एसबीआई की फर्जी मोहरें लगी थी। ये टेंडर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया था। तो ये एक नया मामला बनता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी क्या अनिल अंबानी ऐसी ही कुछ हरकतें कर रहे हैं। ये अगर बात सच साबित होती है तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सारे पुराने मामले बड़ी गलतियां हमें जो अब देख सकते हो कि वो पहली पुरानी बात होगी, लेकिन ये तो नया मामला है जो इन्होंने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो टेंडर के माध्यम से एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट जीता, जिसमें आप देख सकते हो कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। SCI की तरफ SCI ने ये प्रतिबंध लगा दिया कि वो आगे 5 साल के लिए कोई टेंडर में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिली है। तो अब ये पूरा मामला जो है जांच में बाहर निकल रहा है। ईडी को फिलहाल जो जांच में पता चला उसमें कि BTPL ने अपनी आमदनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा लेन देन किए हैं। इनके पास कई गुप्त बैंक अकाउंट है जिनमें करोड़ों रुपए की रकम इधर उधर की गई है। इसके अलावा कंपनी ने एक्ट के कई नियमों का उल्लंघन भी किया है। ईडी का कहना है कि जब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर छापा मारा गया तो वहां किताबें, रजिस्टर और जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं मिले। कंपनी में कुछ डमी डायरेक्टर यानी सिर्फ नाम के लोग शामिल थे, जो सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने के लिए लगाए गए थे। वैसे इस पूरे मामले पर रिलायंस ग्रुप अनिल अंबानी की तरफ से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वे खुद इस धोखाधड़ी के शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने 7 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को दे दी थी और 16 अक्टूबर 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW में भी आपराधिक शिकायत उन्होंने दर्ज करवा दी थी। यानी इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना है कि वो इनोसेंट है और उन्होंने पहले ही यहाँ पे इसकी जानकारी एक्सचेंज को और पुलिस में दर्ज करवा दी थी। तो देखना होगा कि आगे क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे ईडी के हिसाब से जो यहाँ पे गड़बड़ मिल रही है उसमें BTPL के कई गुप्त खाते थे और टर्नओवर के हिसाब से वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया था। उसमें कंपनी के लेखा बही और शेयरधारकों के रजिस्टर उसके रजिस्टर पते पर नहीं मिले हैं। डमी डायरेक्टर को किया गया है अपॉइंट सिर्फ साइन करने के लिए और कम से कम 7 गुप्त खातों का पता चला है और अपराध की कीमत कई करोड़ों में है ये। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या संभावना बनती है, क्या ये मामला और आगे बढ़ेगा तो फिर शेयरों की प्राइस में और दबाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ईडी का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने लोन लिया जो प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं किए गए। यानी एक तरह से जिन प्रोजेक्ट के नाम से लोन उठाया उसका इस्तेमाल कहीं और कर लिया गया है। यहाँ पे ईडी की जांच की वजह से जो देख सको कि शेयरों पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो इन्वेस्टर है उनके अंदर घबराहट फैल गई है। लगातार आप देख सकते हो गिरावट इसी वजह से हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले समय में और कुछ खराब हो सकता है। तो अब आप समझ लो ये पूरा मामला सिर्फ वेट एंड वॉच का ही है, क्योंकि क्या निकल के आता है। ईडी की जांच में जब तक उनको पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिलती, स्थिति दबाव की बनी रहेगी। अब यहाँ पे अनिल अंबानी को इस मामले को लेकर अच्छे से सामने रखना होगा। उनकी तरफ से क्या गलती हुई है उसको सब गलती को सुधारना भी होगा और जो है हर तरह से इस मामले से उनको निकलना होगा, तभी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। फिलहाल रिलायंस पावर की बात करें, इसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, वीकनेस ज़्यादा है। अगर आप देखें तो सिर्फ 2 स्ट्रेंथ है। पहला है द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.38% फॉर द पास्ट 3 ईयर और सेकेंड है द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 0 डेज। लेकिन लिमिटेशन ज़्यादा है। ओवर हुआ है द कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ -100% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 2.34% ओवर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड है कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ 2.17% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और इसके बाद में अगला है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ -0.38 और अगला लिमिटेशन कंपनी हैज़ निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ -20.54 और लास्ट है टैक्स रेट इज़ लो एट 0। तो ये इसके लिमिटेशन जो ज़्यादा है और ऐसे में आने वाले समय
अपेक्षा करना होगा कि रिलायंस पावर बेहतर करेगा और इस स्टॉक की प्राइस में फिर हमें अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। फिलहाल थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनी हुई है, इसलिए हमें धैर्य के साथ इसमें हमें आगे की संभावनाओं को देखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।